नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित लाल। हम लोग 2020 के अप्रैल माह के करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। हम लोग इस वीडियो में 26 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के लगभग सभी करंट अफेयर्स न्यूज को समझने वाले हैं। और हम लोग इस वीडियो में भारत सरकार की एक योजना यानी स्कीम्स उज्ज्वला योजना को भी समझेंगे और यह भी जानेंगे कि इस योजना के तहत लाभुकों को अभी लॉकडाउन में क्या स्पेशल लाभ मिल रहा है। आइए शुरू करते हैं। पहले हम लोग 26 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के लगभग सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को समझते हैं। पहला न्यूज है, फीफा ने भारत में होने वाला अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप स्थगित किया है। भारत के पास ये पहला मौका था जब अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप में भाग ले रहा था। आइए फीफा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फीफा फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण निकाय है। इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। फीफा के टोटल 211 संघ राष्ट्र सदस्य हैं। फीफा हर साल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी को फीफा ब्लोन डोर के खिताब से सम्मानित करती है। आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ में समुद्र के लगातार बढ़ते हुए तापमान के कारण काफी हानिकारक कोरल ब्लीचिंग हो रही है। तो आइए हम लोग पहले कोरल ब्लीचिंग के बारे में जानते हैं, उसके बाद ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में जानेंगे। कोरल ब्लीचिंग तब होती है जब समुद्र के तापमान में बदलाव के कारण स्वस्थ कोरल तनावग्रस्त हो जाते हैं और अपने ऊतक में निवास करने वाले सहजीवी शैवाल जूजान्थिली को निष्कासित कर देते हैं, जिस कारण प्रवाल सफेद रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। इस घटना को कोरल ब्लीचिंग या प्रवाल विरंजक कहते हैं। मतलब कि कोई भी शैवाल तब कलरफुल दिखता है जब उसके अंदर जूजान्थिली शैवाल रहता है। तो तापमान बढ़ने के कारण कोरल ब्लीचिंग में जूजान्थिली शैवाल जो होता है वो रिलीज कर दिया जाता है, जिसके कारण उसका कलर जो है वो चला जाता है और वो सफेद रंग में कन्वर्ट हो जाता है, जैसा कि हम लोग इस पिक्चर में देख रहे हैं। इसी को हम लोग कोरल ब्लीचिंग या प्रवाल विरंजक कहते हैं। आइए ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में समझते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है जो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के तट पर कोरल सागर में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी एकल संरचना है जो जीवित प्राणियों से मिलकर बनी है। वर्ष 1980 में विश्व विरासत स्थल के रूप में चुना गया था। इसको यूनेस्को ने 1980 में विश्व विरासत स्थल के रूप में भी चुना है और यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया के 7 अजूबों में से एक है और यूनेस्को द्वारा 1980 में विश्व विरासत स्थल के रूप में भी घोषित किया जा चुका है। और कोरल ब्लीचिंग किस शैवाल के रिलीज होने के कारण होता है? तो जूजान्थिली शैवाल के निष्कासित हो जाने के कारण कोरल ब्लीचिंग होता है। कोरल ब्लीचिंग में क्या होता है, कलरफुल कलर जो होता है वो जूजान्थिली शैवाल के रिलीज होने के कारण सफेद कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। इंग्लैंड के क्रिकेटर बेन स्टोक को 2020 के विजडन क्रिकेटर्स अल्मानैक द्वारा वर्ष का अग्रणी पुरुष क्रिकेटर नामित किया गया है। आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। द कैट नाम से मशहूर चेल्सी और इंग्लैंड के पूर्व गोलकीपर पीटर बोनेटी का हाल ही में निधन हो गया है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, जो फेमस पर्सन होते हैं उनके निधन के बारे में पूछता है। तो आप इस फैक्ट को ध्यान में रखिएगा कि द कैट नाम से मशहूर कौन थे? तो पीटर बोनेटी थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये एग्जाम में पूछ सकता है कि द कैट नाम पे इनमें से कौन से प्रसिद्ध थे। तो आपको नाम ध्यान में होना चाहिए कि हाँ ये पीटर बोनेटी थे जो कि गोलकीपर थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। मशहूर शास्त्रीय संगीत गायिका और पद्मश्री से सम्मानित शांति हीरानंद चावला जी का हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिए क्योंकि इनको पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। तो आपको पूछ सकता है कि इनमें से किन पद्मश्री सम्मानित व्यक्ति का हाल ही में निधन हुआ है। तो आपको नाम याद होना चाहिए, शांति हीरानंद चावला जी हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है, जो कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित है। आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। संजय कोठारी जी को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीबीसी के रूप में तथा सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आइए हम लोग पहले सीबीसी के बारे में जानते हैं। सीबीसी के संस्थापन समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में सरकार द्वारा की गई थी ताकि सामान्य अधीक्षण और सतर्कता प्रशासन पर नियंत्रण किया जा सके। सीबीसी स्वायत्त स्थिति के साथ भ्रष्टाचार नियंत्रण संस्था है। यह किसी भी कार्यकारी प्राधिकरण के नियंत्रण से मुक्त होता है। इसके पास केंद्र सरकार की सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी की जिम्मेदारी होती है। सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल कार्यालय में प्रवेश करने की तारीख से 4 साल या जब तक उसकी उम्र 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेती तब तक होता है।
केंद्रीय सतर्कता आयोग में एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है और 2 अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं। संजय कोठारी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं, जबकि अन्य शरद कुमार और सुरेश एन पटेल अन्य सतर्कता आयुक्त हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि सतर्कता आयोग के मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है, तो संजय कोठारी हैं, और अन्य सतर्कता आयुक्त कौन है, तो एक शरद कुमार है और दूसरे सुरेश एन पटेल हैं। और इनका कार्यकाल क्या होता है, तो 4 साल और या तो उनका 65 वर्ष पूरा होने तक। ये इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि सीबीसी का स्थापना किस समिति के सिफारिश पे किया गया था, तो के संस्थानन समिति के सिफारिश पर 1964 में किया गया था। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, भारत सैन्य क्षेत्र में सबसे अधिक खर्च करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। अमेरिका, चीन और भारत दुनिया के सिर्फ 5 सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाले देश में शामिल हैं। इसके अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च के मामले में भारत दुनिया का तीसरा देश बन गया है, जबकि चीन दूसरा और अमेरिका अभी भी पहला नंबर पे बरकरार है। आइए हम लोग नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया गया। प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क तथा डिजाइन के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। आइए हम लोग विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी विपो के बारे में समझते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। इस वैश्विक संस्था का कार्य बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा तथा संवर्धन करना है। इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है तथा इसका उद्देश्य रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना है तथा विश्व भर में बौद्धिक संपदा के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करना है। वर्तमान में इस संस्था में कुल 193 देश शामिल हैं। भारत भी इसका एक सदस्य राष्ट्र है। तो आपको इसको ध्यान में रखना होगा कि विपो का सदस्य के रूप में भारत भी है और इसका स्थापना 1967 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और ये यूएन का एक एजेंसी है और इसके टोटल मेंबर कितने हैं, तो 193 देश हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था इस न्यूज से रिलेटेड, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये एग्जाम जो से इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आइए हम लोग नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करप्ट अप्रोच की रिपोर्ट करने में विफल रहने के लिए उमर अकमल को 3 साल के लिए प्रतिबंधित किया है। तो ये इस टाइप का न्यूज भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है। जैसे भी पिछले साल किसी एक एग्जाम में पूछा था, ये साकिब अल हसन के बारे में पूछा था कि बांग्लादेश के किस खिलाड़ी को कुछ दिन के लिए बैन कर दिया गया है, तो उन पे भी 2 साल या 3 साल का बैन लगा था, तो उसके बारे में न्यूज में था, तो वो एग्जाम में पूछ दिया था। तो इस टाइप का भी न्यूज इंपॉर्टेंट होता है और ऐसे भी पाकिस्तान से रिलेटेड न्यूज है तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा इस फैक्ट को कि करप्ट अप्रोच के कारण उमर अकमल को 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। आइए नेक्स्ट न्यूज। विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप के मेजबान के रूप में भारत को पहली बार चुना गया था, लेकिन भारत ने विश्व मुक्केबाजी संघ की इस चैंपियनशिप के मेजबान होने के नाते फी नहीं चुकता करने के कारण विश्व मुक्केबाजी संघ ने उससे यह मेजबानी छीनकर सर्बिया को सौंप दिया। अब इस चैंपियनशिप का मेजबानी सर्बिया के शहर बेलग्रेड में किया जाएगा। यह आयोजन 2021 में सर्बिया के शहर बेलग्रेड में होगा। आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। 28 अप्रैल को विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस मनाया गया। विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष 28 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा मनाया जाता है। इसका उद्देश्य व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य की ओर ध्यान आकर्षित करना है। यह 2003 से लगातार मनाया जा रहा है। आइए अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO के बारे में जानते हैं। ILO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक त्रिपक्षीय संगठन है। इसमें सरकार, रोजगार प्रदाता तथा कर्मचारी श्रम मानक निश्चित करने के लिए विचार विमर्श करते हैं। 2019 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसकी स्थापना 29 अक्टूबर 1919 को की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र के विशेषीकृत एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कुल 187 सदस्य हैं। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक निश्चित करता है तथा कर्मचारियों की जानकारी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है। तो ILO इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी इसका 100 वर्ष पूरा हुआ है और जो 100 वर्ष, 50 वर्ष, 75 वर्ष, 200 वर्ष, 500 वर्ष इस टाइप का जिसका पूरा हुआ रहता है वो इम्पॉर्टेंट न्यूज हो जाता है एग्जाम के ऊपर। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा ILO के बारे में कि ILO क्या है। तो ILO
त्रिपक्षीय संगठन है जो कि यूएन की एक विशेष एजेंसी है और इसका स्थापना 1919 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है और 28 अप्रैल को विश्व कार्यस्थल सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। यूरोपियन यूनियन की कोपरनिकस एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग सर्विस की एक रिपोर्ट के अनुसार आर्कटिक के ऊपर निर्मित ओजोन छिद्र अब समाप्त हो गया है। यह छिद्र आर्कटिक के ऊपर लगभग 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। इस छिद्र का निर्माण असामान्य जलवायु परिस्थितियों के कारण हुआ था। इस रिपोर्ट के अनुसार छिद्र के बंद होने का मुख्य कारण ध्रुवीय भंवर है। वैज्ञानिकों के अनुसार कोविड-19 लॉकडाउन के होने के कारण प्रदूषण का स्तर कम होना इस छिद्र के बंद होने का कारण नहीं है। तो आइए हम लोग पहले ध्रुवीय भंवर उसके बाद ओजोन परत के बारे में समझते हैं। ध्रुवीय भंवर यानी कि पोलर वोर्टेक्स, यह पृथ्वी के ध्रुवों के आसपास कम दाब और ठंडी हवा का एक बड़ा क्षेत्र होता है। यह ध्रुवों पर हमेशा मौजूद रहता है, जो गर्मियों में कमजोर होता है जबकि सर्दियों में मजबूत यानी प्रबल हो जाता है। ध्रुवीय भंवर एक सर्दियों में होने वाली घटना है। यह चक्रवाती वृत्ताकार हवाएं हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर समताप मंडल में चलती है। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि ध्रुवीय भंवर कहाँ पे एग्जिस्ट करता है तो वो पोल के ऊपर एग्जिस्ट करता है और ये समताप मंडल में रहता है। ठीक है, इसका डायरेक्शन पश्चिम से पूर्व की ओर होता है और ये गर्मियों के टाइम में कमजोर हो जाता है और सर्दियों में प्रबल हो जाता है। ठीक है, आइए अब हम लोग ओजोन परत के बारे में समझते हैं। ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल में एक किस्म की ढाल है जो सूर्य से हानिकारक यूवी विकिरण यानी कि अल्ट्रावायलेट किरण से पृथ्वी की रक्षा करती है। ओजोन परत ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है। 3 परमाणु मतलब O3, इसका फॉर्मूला होता है O3, ओजोन का O3 फॉर्मूला होता है, जिसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यह परत वायुमंडल में लगभग 10 से 50 किलोमीटर तक में समताप मंडल में यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में फैली हुई है। तो आइए हम लोग जल्दी से इंपॉर्टेंट फैक्ट को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ध्रुवीय भंवर कहाँ होता है तो पोलर के ऊपर होता है। यह एक ठंडी हवा है और इसका डायरेक्शन पश्चिम से पूर्व में होता है। यह गर्मियों में कमजोर होता है, सर्दियों में प्रबल हो जाता है और ये समताप मंडल में होता है। ओजोन परत भी समताप मंडल में स्थित होता है और ये सूर्य से आने वाले हानिकारक यूवी विकिरण यानी कि अल्ट्रावायलेट किरण से पृथ्वी की रक्षा करता है। ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है और यह समताप मंडल में 10 से 50 किलोमीटर में फैला होता है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। पिच ब्लैक अभ्यास रद्द किया गया। रॉयल ऑस्ट्रेलिया वायुसेना द्वारा आयोजित द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक को कोविड-19 खतरों के कारण रद्द कर दिया गया है। आइए अब हम लोग पिच ब्लैक अभ्यास के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य रक्षात्मक हवाई युद्ध और आक्रामक हवाई युद्ध का अभ्यास करना है। यह अभ्यास उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाता है। पहली बार पिच ब्लैक अभ्यास का आयोजन जून 1981 में किया गया था। भारत 2018 में पहली बार इस अभ्यास में भाग लिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कुछ संयुक्त नौसेना अभ्यास हैं, जैसे ऑसिनडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले संयुक्त नौसेना अभ्यास है। तो ये नाम से ही पता चल, ऑसी AUS, ऑसी मतलब ऑस्ट्रेलिया हो गया और IND इंड मतलब इंडिया हो गया और एक्सरसाइज EX। ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। भारत सरकार ने स्थापित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना की है। तो आइए हम लोग इस संगठन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना की है। इस प्राधिकरण का मुख्यालय गुजरात के गांधीनगर में स्थापित किया जाएगा। यह प्राधिकरण भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में वित्तीय बाजारों को विनियमित करेगा। इस प्राधिकरण में लगभग 9 सदस्य हैं जिन्हें भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। इन सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इसके सदस्यों में अध्यक्ष, वित्त मंत्री के 2 सदस्य, RBI, सेबी, इरडा और PFRDA के एक सदस्य होंगे और खोज समिति की सिफारिश के आधार पर 2 सदस्य शामिल हो सकते हैं। आइए हम लोग अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल की मनीषा सिंह को आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट OECD में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया है। इसका मुख्यालय यानी कि OECD का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। दुनिया भर में लोगों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधार लाने वाली नीतियों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना OECD का प्रमुख उद्देश्य है। OECD का स्थापना 1960 में किया गया था। आइए अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। भारत के सामरिक पेट्रोलियम भंडार कहाँ कहाँ है उसको हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन के ड्यूरेशन में थोड़ा
न्यूज में रहा था। तो आइए हम लोग समझते हैं। भारत के सामरिक कच्चे तेल भंडार वर्तमान में विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, मंगलौर जो कि कर्नाटक में है, पाडुर जो कि कर्नाटक में है, और इसके अलावा सरकार चंदीखोल उड़ीसा और पादुर कर्नाटक में 2 अतिरिक्त सुविधाएं स्थापित करने की घोषणा की है। तो भारत में सामरिक पेट्रोलियम भंडार कितने हैं? तो भारत में सामरिक पेट्रोलियम भंडार वर्तमान में विशाखापट्टनम, मंगलौर और पाडुर में स्थित है, और इसके अलावा सरकार ने 2 और की घोषणा की है जो कि उड़ीसा के चांदीखोल और कर्नाटक के पादुर में हैं। आइए अब हम लोग कुछ मुख्य नियुक्तियों के बारे में समझते हैं। टी.एस. तिरुमूर्ति को यूएन में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि यानी कि राजदूत नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वे विदेश मंत्रालय में सचिव पद पर कार्यरत हैं। नेक्स्ट नियुक्ति है अनुराग श्रीवास्तव को हाल ही में विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता बनाया गया है। आइए अब हम लोग प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में समझते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले परिवारों की वयस्क महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 10 मार्च 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को स्वीकृति दी थी। इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ एक सामाजिक कल्याण योजना के रूप में की गई थी। इस योजना में नया एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 1600 रुपये की नगद सहायता देना शामिल है, और यह सहायता राशि केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। यह योजना केंद्र सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से चलाई जा रही है। और अभी वर्तमान में लॉकडाउन के ड्यूरेशन में केंद्र सरकार के द्वारा यह घोषणा किया गया है कि 3 मंथ के लिए 3 एलपीजी गैस सिलेंडर फ्री में केंद्र सरकार के सहयोग राशि के द्वारा लाभुकों को प्रदान की जाएगी। हमने इस वीडियो में अप्रैल माह के 26 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के लगभग सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को समझने का कोशिश किया है, और उससे रिलेटेड जो भी शब्दावली थे या कोई संगठन था उसके बारे में भी समझने का कोशिश किया है, और हमने इस वीडियो में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को भी समझने का कोशिश किया है। तो आप लोग इन सारे फैक्ट को ध्यान में रखिएगा और इन सारे न्यूज को भी ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।